नमस्कार साथियों। तो आज हमारे साथ विशेष मेहमान रोहित सिंह हैं, जो कि एमए पॉलिटिकल साइंस के साथ अभी वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। आज हम इनसे रशिया और अफ़गानिस्तान के आपसी संबंध के बारे में, उनके आपसी जियोपॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे, जिसमें इनसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अफ़गानिस्तान और रूस के बीच में जो भी उनके रणनीतिक हित हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। धन्यवाद अभिषेक। रशिया और अफ़गानिस्तान के जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं। ये जब रशियन एम्पायर था, रूसी साम्राज्य, उस वक़्त से अफ़गानिस्तान के जो नॉर्दर्न पार्ट थे वो रशियन एम्पायर का भाग था। और शायद यही वजह है कि उसी को रिवाइव करने का प्रयास वहाँ की लीडरशिप कर रही है कि जो हमारा पुराना, जैसे हम कहते हैं अखंड भारत हमें पाना है, उसी तरह से उन्हें भी एक अखंड रशिया पाना है। या तो उसमें उनका सीधा हस्तक्षेप हो या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, उसके संबंध में उनके दिमाग में बात चलती रहती है। उनमें बहुत सारे देश हैं, जैसे मध्य एशिया के क्षेत्र हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब तमाम देश हैं। यूक्रेन भी उसमें आता है और अफ़गानिस्तान भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इस कारण से उनके दिमाग में यही बात चलती है कि हमें क्या करना है, एक अखंड रशिया बनाना है, और वहाँ की लीडरशिप के दिमाग में चलता है। अफ़गानिस्तान में उनके इंटरेस्ट कई तरह से हैं। एक तो इंटरेस्ट उनका ये है कि अफ़गानिस्तान जो है, उन्हें अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में जो अमेरिका द्वारा छोड़े गए 2021 में हथियार थे, वो सारे हथियार उनको दे रहा है। तो उनको एक हथियार की सप्लाई कर रहा है, अमेरिकी हथियार की, जिसका उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये अभी तुरंत का उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। और दूसरा फ़ायदा जो उनके दिमाग में है वह है सुरक्षा दृष्टिकोण से। जो सुरक्षा की दृष्टि से जो रशिया है, उनके यहाँ जो आतंकवादी संगठन कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मध्य एशिया में अपना अड्डा बनाए हो, चाहे वो रशिया में भी घुसते हैं, और कुछ साल पहले भी वहाँ पे बड़े आतंकवादी हमले हुए थे मॉस्को में। और ये शायद 2023 की बात है कि जब वहाँ पे ये आतंकवादी हमला हुआ था। और उस ग्रुप का नाम है ISIS खोरासन जो ग्रुप है। तो कहा गया कि तालिबान ही उसको जो है कंट्रोल कर सकता है, और इसलिए तालिबान के संबंध रूस से बढ़िया बनाने का प्रयास हो रहा है। तो एक पक्ष तो ये है कि उनके सुरक्षा दृष्टिकोण के इंटरेस्ट है। दूसरा, पहला जो हमने बताया वो ये था कि कैसे उनके लिए हथियार वो सप्लाई कर रहा है। और तीसरा, उनकी शाख बनाने के लिए, जो दुनिया में उनकी शाख कमज़ोर हो गई है कि जो बड़े बड़े वैश्विक मुद्दे हैं उनसे वो बाहर हो चुके हैं रशिया। पहले रूस हमेशा उसमें शामिल होता था कि कोई बड़े मुद्दे हैं उसमें एक बड़ा भूमिका निभाता था। आज उसकी भूमिकाएं कम हो गई हैं। तो उस भूमिका को फिर से रिवाइव करने के लिए और अपने आप को सुपर पावर के तौर पे दर्शाने के लिए कि हम भी है यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स में, और हम भी अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, दूसरे दुनिया में हम घुस सकते हैं, और अपने आप को सुपर पावर की दृष्टि में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और चौथी वजह जो बताई जा रही है, दुनिया भर में इसकी चर्चा है, वो है पुतिन का सेल्फ ईगो। ये सारी चीज़ें कि वो एक ईगो पे लीडरशिप ही विदेश संबंध तय करता है। और जब लीडरशिप की सोच एक अलग प्रकार की हो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि लीडरशिप के रोल में बहुत सालों से है। 1990 में जब बोरिस येल्सिन वहाँ के राष्ट्रपति बने तो ये उनके मुख्य सलाहकारों में से थे। और उसके बाद पुतिन डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए, और उसके बाद कभी प्रधानमंत्री, कभी राष्ट्रपति, संविधान में बदलाव, वो आज तक सत्ता में बने हुए हैं। किन्हीं कारणों से उनके दिमाग में है कि हम जाते जाते एक ऐसा अखंड रशिया बना करके जाएं, और ये उनके सेल्फ ईगो की वजह है। ये सारे इंटरेस्ट उनके हैं वहाँ पे। और अब अगला सवाल ये है कि रशिया जो है तालिबान को क्या समझता है। क्या उसको एक आतंकवादी संगठन समझता है, या उसको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट समझता है। तो हम देखते हैं कि 2014 के पहले तालिबान को रशिया ने एक आतंकवादी संगठन माना, लेकिन 2014 के बाद उसके रुख में बदलाव आ गया। 2014 के पहले इसलिए माना क्योंकि जो वहाँ पे चेचन इंसर्जेंट्स थे, चेचन्या जो उनका प्रांत है, वहाँ पे जो दिक्कतें थी, उसमें तालिबान का भी रोल माना जा रहा था।
तो वो उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नॉर्दर्न अलायंस बना था, जिसमें भारत भी उसमें शामिल था, अमेरिका भी शामिल था और रशिया भी शामिल था। ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है कि रशिया अमेरिका एक साथ होकर के तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने को राजी हुए थे, रजामंद हुए थे, और उसमें लड़ाई भी लड़ा था। और यहाँ तक बात है कि मध्य एशिया में अमेरिकी हथियारों को रखने के लिए जगह भी प्रदान किया, और जब वो जगह प्रदान किया तो ये सचमुच अजूबा बात था कि रशिया ने अमेरिकी सैनिकों को वहाँ मध्य एशिया में आने की इजाज़त दी थी, सिर्फ इसीलिए तालिबान से लड़ा जाए। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए कि कैसे बदलता है चीज़, और इसलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं राष्ट्रों के लिए, ये ज़्यादा महत्व के होते हैं। ये रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं इसको, कि वो रियलिज़म की आइडियोलॉजी को अपनाने वाली लीडरशिप है रशिया में, कि अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार अपने दोस्त और सब बदल लेते हैं। तो देखा कि तालिबान कैसे उनके दुश्मन थे, और 2014 के बाद बहुत सारी बैठकों का दौर शुरू हुआ, और ये तब शुरू हुआ जब क्रीमिया में उन्हें अटैक कर दिया, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया यूक्रेन के पार्ट को, और उसके बाद से अफ़गानिस्तान से रिलेशंस और तालिबान से रिलेशंस उसके नज़दीक होते गए। कई बार बैठकों का दौर शुरू हुआ जिसमें अशरफ गनी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनको हटा करके तालिबान की लीडरशिप के साथ अफ़गानिस्तान के विषय में चर्चाएं होनी शुरू हो गई। रशिया में मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुआ 2023 में, बहुत बड़ी उसकी संख्या में हुआ। उसके विदेश मंत्री ने भी कहा कि तालिबान को दूसरे रूप में देखने की ज़रूरत है। तो इससे उनके रुख चेंज होते हैं। हम कहाँ से समझते हैं कि उनके रुखों के बारे में कैसे पता चलता है? तो रशियन गवर्नमेंट की एक टीवी चैनल है, उसका नाम है रशियन टीवी, जो एक अंग्रेज़ी टीवी चैनल है और इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल और प्रिंट दोनों चलाती है। वो एक माउथ पीस है रशियन गवर्नमेंट का। उसकी खबरों को देखने से हम पाते हैं कि वो लगातार अफ़गानिस्तान के प्रति एक नरम रुख अपनाए हुए है, और उसको दुनिया भर में एक पहचान दिलाने के लिए और यूनाइटेड नेशन में भी उसको जगह दिलाने के लिए प्रयासरत है। वो कहता है कि लोकतंत्र के नाम पर जो दुनिया भर में एक देश हो गए हैं, उसी रूप में वो असली लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब जो पश्चिमी उसका रूप है लोकतंत्र का, वो क्यों हर जगह मान्य होगा? हमारे यहाँ लोकतंत्र की मान्यता दूसरी है, और हम उस अनुसार अपने चलेंगे। पूरी दुनिया अमेरिकी जैसा हो जाएगा तो वो दुनिया के लिए भला नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यही दिमाग में उनके है, और उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया, क्वाड एक ग्रुप बनी, जो ग्रुप बना लोकतांत्रिक मुल्कों का, जिनमें हम सब जानते हैं कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। उसके विरोध में एक बड़ा ग्रुप बनाने का प्रयास हुआ। एक तरफ लोकतांत्रिक मुल्कों का लोगों का ऐसा मानना है, और एक तरफ जो गैर लोकतांत्रिक मुल्क हैं उन्होंने अपने ग्रुप को बनाया। उनमें देख सकते हैं हम कि ईरान भी शामिल है, उसमें अफ़गानिस्तान शामिल है, उसमें चाइना शामिल है, और उसमें रशिया शामिल है। यहाँ भी 4 ग्रुप एक बन गया, और उधर भी एक 4 ग्रुप बन गया। इन 4 का ऐसा अब द्वंद्व बैठ गया है। इस पे भी एक इतिहास में लोग बताते हैं कि दुनिया में ये देखने को मिला है कि एक तरफ लोकतांत्रिक देश रहते हैं और एक तरफ गैर लोकतांत्रिक देश का ग्रुप बन ही जाता है दुनिया में। चाहे हम पुराने समय में देखें, स्पार्टा और एथेंस की बात हो, जब एथेंस लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में था और स्पार्टा जो गैर लोकतांत्रिक देशों के संगठन में था, उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। काल बदला, समय बदला, फिर विश्व युद्ध का काल आया, और उसमें भी लोकतंत्र बनाम गैर लोकतंत्र, हिटलर के द्वारा एक नेतृत्व किया गया गैर लोकतांत्रिक मुल्कों का, जिसमें जापान और ओटोमन साम्राज्य आया, और एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देश आए। उसके बाद फिर आया शीत युद्ध का समय, और शीतकाल में भी हमने देखा कि कम्युनिस्ट जो तानाशाही के देश थे, मुल्क थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और सोवियत संघ ने इसका नेतृत्व किया, और एक तरफ अमेरिका जो लोकतंत्र के मूल्यों के सिद्धांत को समर्थन करने वाला था। उसके बाद फिर आज हम देखते हैं तो सोवियत संघ तो नहीं है, पर उसके वंश के रूप में आगे बढ़ते हुए रशिया आया, और उसने भी ऐसा ग्रुप बनाया जो आज देख रहे हैं हमने, जो आप बताया 4, और इस तरह से इधर क्वाड है लोकतांत्रिक मूल्यों वाला मुल्क, और एक तरफ ये है। इसमें भारत के साथ बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई, पर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत इस तरह से बनी है कि दोनों को मैनेज कर रहे हैं। और ये शायद शुरुआत तब से भी हुई थी जब जवाहरलाल नेहरू ने भी शुरू किया था और कोशिश किया था कि हम बीच में रहे, हम न इधर रहे न उधर रहे। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत से ही प्रयास में है, और आज भी उसी फॉरेन पॉलिसी पे चल रहा है, और शायद ये आगे भी चलेगा, ऐसा हमको देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी लीडरशिप रहती है भारत में, वैसा कोशिश करती है कि हम
दो जो अलाइनमेंट है उनमें नन अलाइनमेंट के साथ हम चल सकें। कोशिश रहती है, थोड़ा सा झुकाव कहीं ज़रूर हो सकता है कभी कभी थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से कहीं झुकते नहीं हैं और हम बीच का रास्ता अपनाते हैं और दोनों तरफ से हम रिश्ता अपना अच्छा रखते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल घड़ी है भारत के लिए भी कि हम कब तक इसमें अपना सफल होते हैं। और शायद ये बहुत ही पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विदेश नीति बनाई जाती है, कितना अच्छा व्यवस्था से कि हम इस तरफ भी सही हो जाते हैं, उस तरफ भी, यूक्रेन की तरफ भी, रशिया की तरफ भी, अफ़गानिस्तान की तरफ भी, और हम अमेरिका की तरफ भी, हम फ़िलिस्तीन की तरफ भी, इज़राइल की तरफ भी। तो ये भारत है, लेकिन ये बनाना बहुत मुश्किल है और पूरी दुनिया में ऐसी विकट परिस्थिति बनी है कि भारत के लिए बहुत ही ये चैलेंजिंग टाइम है। तो इसी कड़ी में जो हमारा अगला प्रश्न है आपसे, काफ़ी आपने विस्तार से इसका जवाब दिया, तमाम चीज़ों को मेंशन करते हुए, चेचन्या और रूस की पॉलिसी कैसा रहा है अफ़गानिस्तान में। तो इसमें अगले प्रश्न पे हम बात करेंगे, तो कूटनीतिक संबंध कैसे हैं, और उसी में अगला प्रश्न आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जो सुरक्षा चिंताएं हैं उसके दोनों के विषय में आपका क्या कहना है। दुनिया के लिए सुरक्षा चिंता तो है ही। हाल ही में जैसे तालिबान ने शासन संभाला तो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली कि तालिबान के जो सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिए, बॉर्डर एरियाज़ के क्लैशेस शुरू हो गई। और ये कोई नहीं जानता कि अभी सही है तालिबान, तो निकट भविष्य में क्या उसकी स्थितियाँ बन सकती हैं, वो किसके खिलाफ हो सकता है, किसके पक्ष में हो सकता है। क्योंकि जो तालिबान का जो आधार है वो इस्लामिक कट्टरता के आधार पर है, जो आधार ही बनाता है कि हमें पूरी दुनिया में इस तरह से इस्लाम को वो करना चाहिए। हालांकि वो बताता तो है कि हम अफ़गानिस्तान में ही रुके हुए हैं, लेकिन जो सोच बनी होती है, जिस आधार पे बनी है, वो कब तक वहाँ तक ठहरेगी और कब किस पे क्या हो जाएगा। तो सुरक्षा चिंता भारत के लिए भी है, सुरक्षा चिंता रशिया के लिए भी हो सकती है भविष्य में, भले अभी उसके हित उससे जुड़े हुए हों, पर इन चिंताओं को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में जो है, जो अगला प्रश्न है वो आर्थिक और मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस विषय में आप चर्चा कर दीजिए, और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं इसको भी ध्यान आप एक बार जो है इसको भी ब्रीफ में बता दीजिए। मानवीय पहलू की अगर हम पहले बात करें तो मानवता की दृष्टि से ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पे महिलाओं को तो अब कोई जगह बहुत नहीं है। सबने देखा कि किस प्रकार से स्कूली शिक्षा से महिलाओं को बाहर किया गया, बाहर निकलने से महिलाओं को बंद किया गया। और इसने कितना मानवता के लिए कितना गंदी चीज़ है ये, कि हम देख सकते हैं कि जो पूरी दुनिया की आधी आबादी है उसके साथ कितना बुरा होता है। हमारे कुछ वहाँ पे हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे, उनसे हमारी मित्रता है, उनसे बातचीत होती है। बहुत सारे युवा वहाँ के लोकतंत्र समर्थक हैं और वो इस विरोध में है, तालिबान के विरोध में है, लेकिन वो कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। वो महिला शिक्षा के भी समर्थन में रहते हैं। ऐसे हमारे कुछ मित्र हैं, तो उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को जोर दे के बताया कि हम बहुत यहाँ पे दुखी हैं इस बात को लेकर के कि हमारी जो बहन पढ़ती थी अब वो पढ़ने नहीं जा सकती हैं। और ये समस्या बन के आई। एक तो ये चीज़ है शिक्षा, दूसरा कि जो ये त्वरित न्याय की बात होती है, न्याय उसमें मिल पाता है क्या, उसमें बहुत दिक्कत आती है। कब किसको कौन निर्दोष फंस जाए, कौन जज है, जज की क्वालिफ़िकेशन कैसे बन रही है और कैसे वकील बन रहे हैं वहाँ पे, कौन क्या बन रहा है, इन सभी पहलू को देखें तो वो बहुत गड़बड़ है। और इन सब के बावजूद रशिया के सपोर्ट को भी देख करके लगता है कि शायद दुनिया राष्ट्रीय हित पे ही चलती है, जब जिसका हित बना वैसी फॉरेन पॉलिसी बनाई। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रशिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बात को जोर दिया कि मानवता के लिए हम उन पे जोर देंगे, हम उनसे मित्रता तो कर रहे हैं पर साथ में हम उनको मानव अधिकार के लिए भी उनको मनाएंगे। पर ये सिर्फ प्रेस में कहने की बात है, हम देख पाते हैं कि कोई बदलाव उसमें देखने को नहीं मिलता है। और ये बहुत बड़ी और पूरी दुनिया को इसमें मेरे विचार में एक होना चाहिए कि ज़रूर हम वो कैसी भी शासन व्यवस्था बनाए, उसको दखल नहीं कहते, पर मानव अधिकार के लिए पूरी दुनिया को एक होकर के आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट को इंगित किया कि जैसे कि आप एक कोटेशन भी है इस पे कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो एनिमी इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो सारी चीज़ें जो है
नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है, अपने देश हित में चलती है और उसी हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को शेप किया जाता है। तो आज आपके उपस्थित होने के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा किया और आगे ही हम लोग इसी प्रकार से और भी चर्चाएं करते रहेंगे समय समय पे। अब आपकी जो कि आप खुद रिसर्च स्कॉलर हैं, तो ऐसे तमाम नए नए विषयों पे चर्चा होती रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।